ध्यान से सुने। कानून द्वारा जो ज़रूरी है उसे रोज़गार के हर एडवर्टाइजमेंट में या अपॉइंटमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में सर्वोपरि रूप से पढ़ा जाना चाहिए। मैं समझाता हूँ। हेलो दोस्तों, आप सभी का इस लीगल इंस्पिरेशन चैनल पर मैं फिर से स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, उसकी एक केस के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को, एक लीगल प्रिंसिपल को शेयर करने जा रहा हूँ। मुझे कोर्ट की लाइब्रेरी में इस केस को पढ़ना हुआ और मुझे ये इतना महत्वपूर्ण लगा कि मैं इसे आपके साथ शेयर करना चाहिए ताकि आप इस महत्वपूर्ण लीगल प्रिंसिपल को जान सकें। इस लीगल प्रिंसिपल का पब्लिक सर्विसेज में अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स या एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंस है। और इस लीगल प्रिंसिपल को, इस कानूनी सिद्धांत को समझने से जो एम्प्लॉयर्स है, यानी कि मालिक, यानी कि अपॉइंटमेंट देने वाले, मैं पब्लिक सेक्टर की बात कर रहा हूँ, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स, वहाँ जो रिक्रूटमेंट करते हैं और जो रिक्रूट होते हैं कर्मचारी, इन दोनों को अपने राइट्स और ड्यूटीज़, यानी कि अधिकार और दायित्वों को ठीक से निभाने में मदद मिल सकती है। तो मैं बात कर रहा हूँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वर्सेस पारसनाथ तिवारी, इस सुप्रीम कोर्ट के केस की, जो कि रिपोर्ट हुआ है एक रेप्यूटेड लॉ जर्नल में जिसका नाम है SCC, यानी कि सुप्रीम कोर्ट केसेस। और ये रिपोर्ट हुआ है 2006 के वॉल्यूम नंबर 6 में। वैसे आपके कन्वीनियंस के लिए मैं उस जजमेंट की एक लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ ताकि आप उस लिंक को फॉलो करके उस जजमेंट को देख सकते हैं। तो पहले केस की घटना को समझ लेते हैं, केस के फैक्ट्स को समझ लेते हैं। एक मिस्टर पारसनाथ तिवारी थे। उनको IIT कानपुर के में विमान के लिए एक मेंटेनेंस इंजीनियर के रूप से अपॉइंट किया गया था। अब IIT कानपुर एक महत्वपूर्ण संस्थान जो है, वहाँ एक एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग नाम का सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें एयरक्राफ्ट का उपयोग करके ट्रेनिंग दिया जाता है। इसलिए IIT कानपुर के पास एयरक्राफ्ट यानी विमान भी थे, शायद अभी भी होंगे, और उनके मेंटेनेंस के लिए इंजीनियर की ज़रूरत थी। तो इसी पद पर, यानी कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर के पद पर मिस्टर तिवारी को अपॉइंट किया गया। उनका काम ये IIT के जो एयरक्राफ्ट थे उनका मेंटेनेंस करना था। अब हमारे देश में 2 कानून हैं, एयरक्राफ्ट एक्ट और उसके तहत बने हुए एयरक्राफ्ट रूल्स। ये जो 2 कानून हैं, उनके अनुसार भारत में विमान को नियंत्रित करने वाले ये जो कानून है, इनके अनुसार ये जो पद है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, ये पद धारण करने वाले किसी भी व्यक्ति के पास या नागरिक के पास DGCA यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, हिंदी में उसको कहते हैं उड्डयन महानिदेशक, तो इनके द्वारा दिया गया एक विशिष्ट लाइसेंस होना चाहिए। अब दोस्तों, इस बात को ठीक तरह से ध्यान में रखना, क्योंकि इस बात का महत्व आपको आगे केस समझने में समझ आएगा। अब ये जो लाइसेंस की आवश्यकता है वो इस बात को एश्योर करती है कि केवल योग्य
और लाइसेंस प्राप्त इंजीनियर ही विमान के मेंटेनेंस का काम कर सकते हैं, जो कि सिक्योरिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए। अब अपॉइंटमेंट के समय मिस्टर तिवारी के पास ये जो लाइसेंस है DGCA द्वारा दिया जाने वाला, ये नहीं था। फिर भी उनकी नियुक्ति हुई, लेकिन नियुक्ति कुछ शर्तों के साथ हुई थी। तो भले ही नियुक्ति हो गई, मगर मिस्टर तिवारी के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हुई। उनके अपॉइंटमेंट लेटर में ये स्पष्ट रूप से लिखा था कि उनकी अपॉइंटमेंट इस कंडीशन पर की है कि वे अपने प्रोबेशन पीरियड में इस लाइसेंस को प्राप्त करें। ठीक है। अब शुरू में उन्हें लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया। अब वो इस पीरियड में लाइसेंस प्राप्त नहीं कर पाए, तो उनके प्रोबेशन पीरियड को, जिसको हम हिंदी में परिवीक्षा काल कहते हैं, उसको फिर से बढ़ाया गया, 6 महीने से बढ़ाया गया। अब इतने एक्सटेंशंस मिलने के बावजूद ये जो मिस्टर तिवारी थे, इन्होंने जो नेसेसरी लाइसेंस है वो प्राप्त नहीं किया, वो नहीं कर पाए। अब उनका प्रोबेशन पीरियड खत्म होने को आया। स्थिति ये हो गई कि अगर एक्सटेंडेड पीरियड में मिस्टर तिवारी लाइसेंस प्राप्त नहीं करते तो उनकी नौकरी ही समाप्त हो जाती। इसलिए इस डर से अपना प्रोबेशन पीरियड समाप्त होने से पहले ही मिस्टर तिवारी ने हाई कोर्ट में प्रोटेक्शन के लिए रिट पिटीशन फाइल कर दी। अब हाई कोर्ट में क्या हुआ? हाई कोर्ट में मिस्टर तिवारी का मेन आर्ग्यूमेंट ये था कि ये जो पोस्ट की एडवर्टीजमेंट जो है, उसमें तो DGCA का लाइसेंस प्राप्त करना ये लिखा नहीं है, फिर अब क्यों मांग रहे हैं? अगर उसमें ये जिक्र नहीं था तो मेरे अपॉइंटमेंट लेटर में ये कंडीशन डालना कि मैंने वो लाइसेंस प्राप्त करना चाहिए, नहीं तो मैं टर्मिनेट हो जाऊंगा, ये गलत है। इस तरह का इनका आर्ग्यूमेंट था, और इसलिए उन्होंने दावा किया कि लाइसेंस प्रोड्यूस करना उनके लिए बाध्य नहीं है। अब हाई कोर्ट में हियरिंग हुई और हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने मुख्य रूप से नौकरी की जो एडवर्टीजमेंट थी उसमें जो चूक हुई, यानी कि ये बातें ना लिखना, उस पर अपना फोकस किया, ध्यान केंद्रित किया और मिस्टर तिवारी के पक्ष में निर्णय पारित कर दिया। अब हाईकोर्ट यही नहीं रुका, एक कदम आगे गया और उन्होंने IIT कानपुर को डायरेक्शंस दिए कि लाइसेंस के बिना भी मिस्टर तिवारी को नौकरी में परमानेंट बनाने के लिए विचार किया जाना चाहिए। बताइए। अब IIT ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर दी। अब दोस्तों, यहाँ पर चीज़ें ज़रा दिलचस्प और कानूनी रूप से गहन हो जाती हैं, इसलिए ध्यान से समझें। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत पर जोर देते हुए हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। वो लीगल प्रिंसिपल क्या था? वो लीगल प्रिंसिपल ये है, ध्यान से सुने। कानून द्वारा जो जरूरी है उसे रोजगार के हर एडवर्टाइजमेंट में या अपॉइंटमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में सर्वोपरि रूप से पढ़ा जाना चाहिए। मैं समझाता हूं। इसका मतलब यह है कि नौकरी के विज्ञापन में भले ही लाइसेंस की आवश्यकता का उल्लेख किया गया हो या नहीं, मगर कानून में अगर इसका होना अनिवार्य है तो उसे उस एडवर्टीजमेंट में लिखा है ऐसे समझा जाना चाहिए। इसलिए इस कानूनी आवश्यकता को केवल इसलिए नज़रअंदाज या माफ़ नहीं किया जा सकता कि वो नौकरी के एडवर्टीजमेंट में स्पष्ट रूप से नहीं बताया था।
ये लीगल प्रिंसिपल बहुत ही वैल्यूएबल है, क्योंकि ये लीगल प्रिंसिपल रोज़गार में यानी कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कानून को पक्के रूप से बनाए रखता है। इमेजिन कीजिए, अगर कानूनी आवश्यकताओं को नौकरी के एडवर्टाइजमेंट से या अपॉइंटमेंट ऑर्डर से हटाकर दरकिनार कर दिया, तो ऐसे कानूनों के उद्देश्यों को कमज़ोर करेगा। ऐसे आवश्यकताओं को जो अक्सर सुरक्षा, कॉम्पिटेंस, पब्लिक वेलफेयर ये पक्का करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो मिस्टर तिवारी के मामले में भले ही नौकरी के विज्ञापन में डीजीसीए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं लिखी गई थी, लेकिन कानून के अनुसार इसकी आवश्यकता थी। इसलिए वो नौकरी में अपने काम को ठीक से करने के लिए, इसे प्राप्त करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य थे। सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय इस बात पर जोर देता है कि स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, जिसे हम कानूनी आवश्यकताएं कहते हैं, वो नॉन निगोशिएबल है और उनका सम्मान किया जाना चाहिए, ताकि जो ज़रूरी स्टैंडर्ड्स है वो बनाए रखे जा सकें। तो इस मामले से क्या इम्प्लीकेशंस और क्या टेक अवेज आप ले सकते हैं? एम्प्लॉयर्स के लिए ये जजमेंट नौकरी के एडवर्टाइजमेंट्स और अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स का ड्राफ्ट तैयार करते समय सभी सिचुएशन को ज़रूरी कानूनी आवश्यकताओं के बारे में जागरूक रहने और उनका पालन करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। किसी विशेष नौकरी की स्थिति के लिए सभी कानूनी आवश्यकताओं का पढ़ाई करने के बाद, स्टडी करने के बाद नौकरी के एडवर्टाइजमेंट को ठीक से तैयार किया जाना चाहिए। और जो एम्प्लॉयज़ है, जो कैंडिडेट्स है, जो कर्मचारी हैं, उनके लिए ये एक रिमाइंडर है कि उन्हें अपने अपॉइंटमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स या बोलो अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स कहो, या नौकरी की जो एडवर्टीज़मेंट होती है उसमें जो बातें बताई जाती है, उन बातों से परे अपने जो रोल्स है उससे जुड़े कानूनी दायित्व के प्रति, मतलब कि कानूनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रति, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रति, या कहो लीगल रिक्वायरमेंट्स के प्रति सचेत यानी कि कॉन्शियस रहना चाहिए। वो कर्मचारी बाद में अज्ञानता का दावा पेश नहीं कर सकते। वो ये तर्क नहीं दे सकते कि भले ही कानून में किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता हो, लेकिन अगर एम्प्लॉयर एडवर्टीजमेंट में इसका जिक्र नहीं करता है तो वे दोषी नहीं है। ऐसा नहीं चलेगा। तो दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही महत्वपूर्ण बात थी। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।